स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 सब्जेक्ट सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज का परिचय, इसका एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए बिना किसी वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी। आज के इस लेक्चर में हम आश्रम व्यवस्था से आगे देखेंगे गुप्तकालीन साम्राज्य। तो सबसे पहले हम गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। गुप्त साम्राज्य का उदय प्रयाग के निकट कौशंबी में हुआ था। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। तो गुप्त वंश के प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम थे। गुप्त राजवंश या गुप्त साम्राज्य जिसने लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। इतिहासकारों द्वारा इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को है। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था। गुप्त साम्राज्य की नींव या उदय तीसरी शताब्दी के चौथे दशक में तथा उत्थान चौथी शताब्दी की शुरुआत में हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने अपने राज्य का चिन्ह गरुड़ को चुना। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान चीनी बौद्ध यात्री भारत आया था। बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 का आता है कि निम्नलिखित विधान सही है या गलत, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि भारत में गुप्त काल अभिजात सभ्यता का कालखंड माना जाता है। उत्तर में लिखना होगा कि ये विधान सही है और उसका कारण भी लिखना होगा। इसी के साथ प्रश्न नंबर 6 का क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित विधानों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। इसके लिए क्वेश्चन बनता है कि गुप्त साम्राज्य का कालखंड भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था। इस पर जो है अपना मत स्पष्ट करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है गुप्त साम्राज्य पर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के कालखंड में संगीत, चित्रकला आदि कलाओं और अन्य विज्ञानों में ठोस कार्य किए गए। विभिन्न प्रशिक्षु उम्मीदवार उद्योग व्यवसायों के कौशल प्रत्यक्ष कार्य करते हुए आत्मसात करते थे। धनी दानशूर व्यक्तियों के प्रश्रय या सपोर्ट के कारण कला और उद्योग व्यवसाय की प्रगति हुई थी। सुदूर के देशों से व्यापार के कारण व्यापार समृद्ध हुआ था। गुप्त काल को अभिजात सभ्यता का कालखंड भी माना जाता है। जिन बातों के कारण भारतीय सभ्यता की स्वयं की विशिष्ट पहचान निर्माण हुई थी, उन कला, विज्ञान, राजनीति, धर्म, दर्शन, अर्थशास्त्र आदि सभी क्षेत्रों के विकास की आधारभूत नींव इसी कालखंड में रखी गई। गुप्त शासन कला निर्मिति और बौद्धिक मंथन चिंतन का केंद्र बिंदु भी बना था। इसी कालखंड में आर्यभट्ट ने भूमिति, ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री और ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी पर लेखन किया। तो वराहमिहिर ने खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी और ज्योतिष विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी पर, और धन्वंतरि ने चिकित्सा एवं औषधोपचार पर लेखन किया। इस कालखंड में भारतीय समाज ने जीवन के सभी क्षेत्रों में समृद्धि की अनुभूति की थी। मतलब इस कालखंड में भारतीय समाज जो है वो खुशहाल था। इसलिए गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इसके बाद देखेंगे हम गुप्त साम्राज्य का पतन। तो 650 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य पतन की ओर बढ़ने लगा था। इसके कई कारण बताए जाते हैं। जैसे जब गुप्त साम्राज्य का सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम जब सिंहासन रूढ़ हुआ यानी तख्त नशीन हुआ, तब उसने अत्यंत बलशाली सैन्य दल का निर्माण किया और आपस में संघर्षरत शासकों और नगरों को एक छत्र शासन के अंतर्गत लाया। इसके पश्चात भारतीय प्रायद्वीप में गुप्त साम्राज्य का शनय शनय आहिस्ता आहिस्ता अत्यधिक विस्तार हुआ। उस विस्तीर्ण प्रदेश पर गुप्त सम्राटों की केंद्रीय सत्ता को नियंत्रण बनाए रखना कठिन हुआ। परिणामतः इसके नतीजे में छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र होकर गुप्त साम्राज्य का विघटन हुआ। इसके परिणाम स्वरूप ही 550 ईस्वी के लगभग
मध्य एशिया के हून कबायलियों को भारत पर आक्रमण करना संभव हो सका और उन्होंने गुप्तों को पराजित किया। बताया जाता है कि हून लोग मंगोल प्रजाति के खाना बदोशों का एक समूह था। यह युद्धप्रिय एवं बर्बर जाति आरंभ में चीन के पड़ोस में निवास करती थी। अगला पॉइंट देखेंगे, मध्ययुगीन शिक्षा प्रणाली। मध्य युग में बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति के कारण शिक्षा पद्धति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। दिल्ली और आगरा, इन राजधानी के नगरों में मुस्लिम शासकों ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए कुछ विशेष प्रयास नहीं किए थे। नगरों और गांवों के विद्वान व्यक्तिगत स्तर पर अध्यापन कार्य करते थे। ये अध्यापन कार्य संस्कृत, अरबी और फारसी भाषा में किया जाता था। तत्कालीन पढ़ने वालों में केवल संपन्न धनी वर्ग के व्यक्ति और मुस्लिम उलेमा तथा ब्राह्मणों एवं उच्च वर्णीय जातियों का समावेश था। मुस्लिम परिवार के स्त्रियों को घर में ही रहकर निजी अध्यापकों से शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति थी, अर्थात वरिष्ठ स्तर के लोगों की संख्या अत्यंत कम होने के कारण स्त्री शिक्षा की ओर दुर्लक्ष हुआ। परिणामतः शिक्षित स्त्रियों की संख्या कम थी। इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे हम, समाज जीवन। समाज जीवन में हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था। वैदिक कालीन समाज का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, इन 4 वर्णों में विभाजन किया गया था। यह वर्ण व्यवस्था समाज के व्यवसायाधिष्ठित वर्गीकरण पर आधारित थी। इसमें व्यवसाय के अनुसार वर्ण परिवर्तन करने का लचीलापन भी था। इसे चतुवर्ण व्यवस्था भी कहते हैं। इसमें ब्राह्मण का स्थान सबसे ऊपर था तथा इनका कार्य पौरोहित्य एवं अध्ययन अध्यापन करना था। क्षत्रिय वर्ण शासक और योद्धा थे, तो वैश्यवर्णी का कार्य व्यापार, व्यवसाय और कृषि करना था, तो शूद्र वर्ण को हीन एवं निम्न दर्जे के कार्य करने पड़ते थे। लेकिन वैदिक युग के उत्तरार्ध में इसमें परिवर्तन होने लगे और अधिक कठोर प्रतिबंध थोपने वाली पवित्र और अछूता पर आधारित जाति व्यवस्था का सोपान क्रम प्रस्थापित होता गया। भोजन, जल प्राशन, पोशाक, व्यवसाय, पूजा पद्धति, सामाजिक व्यवहार, यात्रा आदि सभी बातों पर इन कल्पनाओं का अत्यधिक प्रभाव था। इसे चतुवर्ण व्यवस्था भी कहते हैं। प्रथम 3 वर्ण स्वयं को उच्च कहलवाने लगे। केवल उन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त होने के कारण उन्हें द्विज अर्थात 2 बार जन्म लेने वाले कहने लगे। अगला पॉइंट देखेंगे, आश्रम व्यवस्था। इसमें आश्रम का अर्थ अगर हम देखते हैं तो आश्रम का अर्थ होता है श्रम करने के बाद विश्राम करना। यह आश्रम का एक अर्थ होगा विश्राम का स्थान या ऋषि मुनियों के रहने का पवित्र स्थान आश्रम कहलाता है। प्राचीन भारत में ऋषि मुनि वन में कुटी बनाकर रहते थे, जहाँ वे ध्यान और तपस्या करते थे। उक्त जगह पर समाज के लोग अपने बालकों को वेदाध्ययन के अलावा अन्य विधाएं सीखने के लिए भेजते थे। धीरे धीरे ये आश्रम सन्यासियों, त्यागियों और अन्य लोगों के लिए शरण स्थली बनता गया। आश्रम व्यवस्था को जीवन या उम्र के 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला विद्यार्थी जीवन, दूसरा दाम्पत्य या गृहस्थ जीवन, तीसरा शिक्षात्मक या आचार्य का जीवन और चौथा सन्यासी का जीवन। तो वैदिक व्यवस्था में मनुष्य की आयु औसत 100 वर्ष मानी गई है। इन 100 वर्षों को 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला है ब्रह्मचार्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। पहला देखेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम। तो 0 से 25 साल तक की आयु को ब्रह्मचर्य आश्रम में शामिल किया गया है। ब्रह्मचर्य 2 शब्दों ब्रह्म और चर्य से बना है, जहाँ ब्रह्म का अर्थ परमात्मा और चर्या का अर्थ विचरना, अर्थात परमात्मा में विचरना, मतलब सदा उसी का ध्यान करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये मानव जीवन में पहला चरण है और इसमें छात्र जीवन में अध्ययन करना, अविवाहित रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना आदि का निर्वाह किया जाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में मनुष्य को शिक्षा या ज्ञान अर्जित करने के प्रति अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना पड़ता था। उसी के बाद मनुष्य का संपूर्ण विकास होता था।
उसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम। ये मानव जीवन का दूसरा चरण था तथा इसमें व्यक्ति विवाह करके अपने सांसारिक दायित्व का निर्वाह करता था। तो विवाह के द्वारा मनुष्य का गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया जाता था। उसके बाद नंबर 3 है वानप्रस्थ आश्रम। इस तीसरे चरण में सांसारिक कार्यों से मुक्त होकर एकांतवास और निवृत्त जीवन बिताया जाता था। इस अवस्था में मनुष्य का समाज से संबंध बना रहता था, समाज को पूरी तरह बहिष्कृत नहीं किया जाता था। आखिरी अवस्था संन्यास आश्रम। तो संन्यास का अर्थ होता है पूर्ण त्याग। इस चौथे और अंतिम चरण में व्यक्ति सर्वसंग परित्याग करके मोक्ष प्राप्ति हेतु संन्यास धारण करता था। संन्यास आश्रम में मनुष्य घर का पूरी तरह त्याग कर देता था और मोक्ष प्राप्ति की ओर लग जाता था। हिंदू दर्शन में ईश्वर प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के 4 मार्ग बताए गए हैं। पहला ज्ञान मार्ग, दूसरा भक्ति मार्ग, तीसरा राजमार्ग और कर्म मार्ग। ज्ञान के कारण ही मानव दुनिया के सभी अस्तित्वों में सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान अर्जन की यात्रा इस संसार में आने के तुरंत बाद शुरू हो जाती है। भक्ति सबके अहंकार को तोड़ देती है। भक्ति में अहंकार नहीं होता, भक्ति में सब समान होते हैं। भक्ति की कोई जाति नहीं होती। मेडिटेशन यानी ध्यान प्राचीन काल से ही ध्यान करने का प्रचलन रहा है। ये शरीर के लिए ही उपयोगी सिद्ध नहीं होता, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इसका विशेष महत्व है। और जब कोई व्यक्ति कर्मवादी हो जाता है तो उसके मन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता है। वो सोचता है यदि मैं अपना कर्म ठीक कर लूँ तो मेरी परिस्थिति अपने आप ठीक हो जाएंगी। अगला पॉइंट देखेंगे नगरीकरण। तो नगरीकरण का अर्थ होता है गाँव का नगरों में बदलना। नगरीकरण औद्योगिकरण का ही एक परिणाम है। और नगरों की विशेषताएं जो होती हैं, नगरों में व्यापार अच्छे होते हैं, पक्की सड़कें होती हैं, पक्के घर होते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, यातायात के साधन इत्यादि होते हैं। इसके बाद देखेंगे हम प्रथम नगरीकरण। भारत में नगरों का उदय सर्वप्रथम हड़प्पा संस्कृति में हुआ, इसलिए इसे प्रथम नगरीकरण कहा जाता है। जब आधुनिक औद्योगिकरण का अस्तित्व भी नहीं था तब हड़प्पा सभ्यता में पूर्व नियोजित नगर अस्तित्व में थे। वहाँ के तत्कालीन नगरीय जीवन को प्रथम नागरिक सभ्यता कहा जा सकता है। हड़प्पाई सभ्यता के लोगों का नगरीय जीवन विकसित था। कुछ घरों में कुएं और स्नान गृह थे। नगरों में ढकी हुई और भूमिगत मलजल प्रणाली थी। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नागरिक सभ्यता कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे द्वितीय नगरीकरण। पेपर में प्रश्न नंबर 5 का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित विधान सही है या गलत, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ हुआ, ये विधान सही है या गलत, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हमको लिखना पड़ेगा इस तरीके से कि ये विधान सही है और इसके कारण इस तरह से लिखना होगा। प्राचीन हड़प्पा सभ्यता की तरह ईसा पूर्व 500 से ईसा पूर्व 200 के कालखंड में भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ हुआ। भारत में इस कालखंड में अनेक नए नगरों का उदय हुआ जो नगर सभ्यता के केंद्र बने। कालांतर में उनका सीमा विस्तार और एकत्रीकरण होकर भारतीय प्रायद्वीप में अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक और महाराष्ट्र के कुछ प्रदेश तक महाजनपदों का उदय हुआ। अब यहाँ हमारे दिमाग में एक प्रश्न निर्माण होता है कि महाजनपद किसे कहेंगे। तो छोटे छोटे सामंती राज्य को जनपद कहा जाता था और जनपदों के एकत्रीकरण से महाजनपदों का निर्माण हुआ। इसी समय मुद्रा प्रणाली का प्रारंभ हुआ। राजधानियों के नगर सत्ता और व्यापार के केंद्र बने। इन नगरों में कारीगरों एवं व्यापारियों के संघ स्थापित किए गए। आंतरिक और दूरस्थ व्यापार के लिए पश्चिमी और पूर्वी देशों को जोड़ने वाले राजमार्गों का जाल निर्माण किया गया। राज्य के कामकाज अथवा शासन कार्य में सम्राट की सहायता करने के लिए मंत्रियों एवं विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की जाने लगी। अधिकांश मंत्री अधिकारी क्षत्रिय वर्ग से होते थे। अतः ये स्पष्ट है कि इन सभी विकासात्मक कारकों के कारण प्राचीन हड़प्पा सभ्यता की तरह ईसा पूर्व 500 से ईसा पूर्व 200 के कालखंड में
भारत में द्वितीय नगरीकरण हुआ। अगला पॉइंट देखेंगे, औपनिवेशकालीन भारत, कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया। जिसे मराठी में कहेंगे वसाहतकालीन भारत और उर्दू में कह सकते हैं हम नवाबादियाती भारत। शुरुआत में हम इस पॉइंट से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे, फिर बढ़ेंगे पॉइंट की ओर। सबसे पहले हम समझेंगे उपनिवेश या कॉलोनी किसे कहेंगे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान जा बसना या अन्य स्थान से आए हुए लोगों की बस्ती कहलाती है उपनिवेश या कॉलोनी, या एक देश के लोगों की दूसरे देश में आबादी। और उपनिवेशवाद या कॉलोनियलिज्म कहलाएगा किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में उपनिवेश या कॉलोनी स्थापित करना और ये मान्यता रखना कि ये एक अच्छा काम है, उपनिवेशवाद कहलाता है। इतिहास में लगभग 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक उपनिवेशवाद का काल रहा। इस काल में यूरोप के लोगों ने विभिन्न भागों में अपने उपनिवेश बनाए। सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत में अपना कदम रखा। पुर्तगाली नाविक वास्को दी गामा 1498 में केप ऑफ गुड होप से भारत की समुद्री यात्रा करने वाले पहले नाविक थे। इन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत लिस्बन, जो यूरोप में पुर्तगाल देश की राजधानी है, यहाँ से शुरू किया। वो सर्वप्रथम आज के कालीकट आए। आज भी गोवा राज्य में उनके नाम पर वास्को नामक शहर मौजूद है। पुर्तगीजियों के बाद अंग्रेज़, फ्रेंच, डच भी भारत की भूमि पर आए। मेरी अपनी कोशिश होती है कि पॉइंट से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुंचाऊं, ताकि हर कंसेप्ट जो है आपकी क्लियर हो, कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। तो आते हैं अपने पॉइंट पर, औपनिवेशकालीन भारत या कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया। सामान्यतः भारत में औपनिवेशकालीन कालखंड के इस अवधि को यूरोपीय देशों द्वारा इस क्षेत्र में सत्ता प्रस्थापित करने का कालखंड माना जाता है। 16वीं शताब्दी में व्यापार के उद्देश्य से पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ था। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में डचों और अंग्रेज़ों का भी भारत के तटीय क्षेत्र में आगमन हुआ था। फ्रांसीसी भी भारत में पहुंचे थे, परंतु उनका अस्तित्व मुख्यतः केवल दक्षिण भारत के पुडुचेरी या पांडिचेरी में ही पाया गया। ब्रिटिशों ने भारत पर 20वीं शताब्दी तक शासन किया। उनके शासनकाल में भारत में ईसाई धर्म के एंग्लिकन परंपरा चर्च ऑफ इंग्लैंड का प्रसार किया गया। इस पर एक प्रश्न बनता है कि औपनिवेश शासनकाल भारत के लिए किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हुआ। इसे निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यहाँ हम पहले मुद्दा देखेंगे, शिक्षा प्रणाली। ब्रिटिशों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा प्रणाली में उच्च माध्यमिक विद्यालयीन स्तर की शिक्षा अंग्रेज़ी भाषा में दी जाती थी। इसके कारण आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों के लिए अंग्रेज़ी भाषा संपर्क भाषा बनी। विद्यालयों और महाविद्यालयों में सभी वंश, जाति और धर्मों के लड़के लड़कियों को प्रवेश लेने की अनुमति थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1856 के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय की तरह कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में भारत के प्रथम विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में विषय और पाठ्यक्रम धार्मिक नहीं थे, बल्कि वे धर्मनिरपेक्षता पर आधारित थे, जिनमें गणित, विज्ञान, दर्शन, समाजशास्त्र, इतिहास आदि विषय शामिल थे। इस शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भारत में एक नए बुद्धिवादी वर्ग का उदय हुआ। इनमें से कुछ व्यक्तियों ने समाज सुधार कार्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। बुद्धि प्रामाण्यता मतलब वही बात ठीक मानी जानी चाहिए जो बुद्धि ग्राह्य हो, मतलब जिसे माइंड एक्सेप्ट करे, जो समझने योग्य हो। तो बुद्धि प्रामाण्यता और समानता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और व्यक्तिवाद आदि सामाजिक मूल्य का बुद्धिवादी वर्ग पर गहन प्रभाव पड़ा था। व्यक्तिवाद जो है ये पूरी तरह से अपना ख्याल रखने के बारे में है। व्यक्तिवाद में विश्वास का तात्पर्य ये भी है कि आप मानते हैं कि सरकार को आपके व्यक्तिगत मामले से दूर रहना चाहिए। अगला मुद्दा, सभ्यता या संस्कृति। तो खान पान की आदतें, परिधान, सामाजिक रीति रिवाज, व्यवहार, अभिवृत्ति, दृष्टिकोण, विश्वास, भाषा, खेल और मनोरंजन आदि सभी बातों में समाज के सुशिक्षित वर्ग के अभिजनों ने ब्रिटिश जीवन शैली का अनुकरण करना प्रारंभ किया, मतलब इनकी जो है नकल करना शुरू की। विख्यात समाजशास्त्री डॉक्टर M.N. श्रीनिवास ने ब्रिटिशों अर्थात पाश्चात्यों के इस अनुकरण करने की प्रक्रिया को
पश्चिमीकरण या वेस्टर्नाइजेशन नाम दिया। पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में मूल सांस्कृतिक लक्षणों का शनय शनय लोप हुआ, अथवा मूल सांस्कृतिक लक्षणों में नए लक्षण जुड़े, अथवा मूल सांस्कृतिक लक्षण अधिक समृद्ध बने, अथवा नए पुराने के सम्मिश्रण से नए लक्षण विकसित हुए थे। अगला मुद्दा देखेंगे, प्रशासन या प्रशासनिक व्यवस्था। तो ब्रिटिशों ने संपूर्ण भारत पर अधिकार करने के बाद भारतीयों और भारतीय भूमि पर शासन प्रशासन करने के लिए वित्त सेवा, शिक्षा सेवा, राजस्व सेवा और प्रशासनिक सेवा आदि विभाग स्थापित किए थे। वित्तीय सेवाओं के कार्य होते हैं अर्थव्यवस्था में लेन देन को सुविधाजनक बनाना। वित्तीय सेवाएं वित्त उद्योग द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सेवाएं हैं, जिसमें कई प्रकार के व्यवसाय शामिल होते हैं जो धन का प्रबंधन करते हैं। इनमें क्रेडिट यूनियंस, बैंक्स, क्रेडिट कार्ड्स कंपनी, बीमा कंपनी इत्यादि का शुमार किया जाता है। राजस्व सेवा या रेवेन्यू सर्विसेज, इनका मुख्य उद्देश्य जो होता है विभिन्न प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष करों का संग्रह केंद्र सरकार को उपलब्ध कराना। सरकार को अपने कामों के लिए धन या पैसों की ज़रूरत पड़ती है। देश और राज्यों के विकास के लिए और जनता को सुविधाएं देने के लिए धन की ज़रूरत पड़ती है। ये पैसे सरकार मुख्य रूप से टैक्सों के माध्यम से ही प्राप्त करती है। और प्रशासन एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा की गई सामूहिक क्रिया है। प्रशासन विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला सहयोगात्मक कार्य है। तो ब्रिटिशों ने जो है भारतीय भूमि पर शासन करने के लिए वित्तीय सेवा, शिक्षा सेवा, राजस्व सेवा और प्रशासनिक सेवा आदि विभाग स्थापित किए थे। इसी के साथ भारत में धर्मनिरपेक्ष और कानून के समक्ष सभी को समान मानने वाली न्यायिक व्यवस्था का निर्माण किया, जिसमें भारत के विभिन्न समुदायों एवं समाजों को न्याय प्रदान किया जाता था। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है धर्म से अलग होना या कोई धार्मिक आधार ना होना, और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से धर्म को अलग रखना। मतलब जो होता है कि धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव ना करना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। इसी के साथ भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय नागरिक सेवा अधिनियम आदि विभिन्न अधिनियमों के कारण कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायिक प्रशासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायिक प्रशासन जो है ये सरकार के 3 अंग कहलाते हैं। विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायिक प्रशासन, इन तीनों के मुख्य कार्य जो है हम शॉर्ट में देखेंगे। विधानमंडल या लेजिस्लेचर, तो विधायिका का मुख्य कार्य होता है कानून बनाना। भारत संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है और राज्यों की विधायिका कहलाती है विधानमंडल या विधानसभा। दूसरा, कार्यपालिका, ये वो अंग है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। और नंबर 3 है न्यायपालिका या जुडिशियरी। तो न्यायपालिका का काम उन कानूनों की समीक्षा करना या छानबीन करना या उनका जायज़ा लेना होता है। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को, झगड़ों को कानून के अनुसार हल करती है। न्यायपालिका का मूल काम हमारे संविधान में लिखे कानून का पालन करना और करवाना है। अगला मुद्दा देखेंगे, अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी। तो औद्योगिकरण में वृद्धि और इसके परिणाम स्वरूप हुए नगरीकरण के कारण औपनिवेशकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था में मूलभूत अर्थात आमूलचूल परिवर्तन हुए। मीन्स औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और शहरीकरण या नगरीकरण की दोहरी प्रक्रिया से आर्थिक व्यवस्था बदल गई। बदलती अर्थव्यवस्था और औद्योगिक कारखानों की संख्या में हुई वृद्धि के कारण जातिगत कौशल, व्यवसाय और उन पर आधारित सामाजिक संबंधों की संरचना में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगे। मतलब बदलती अर्थव्यवस्था के प्रभाव और कारखानों के उदय के कारण जाति आधारित कौशल और व्यवसाय और सामाजिक रिश्ते धीरे धीरे बदलने लगे। शिक्षा और आय, इन निकषों पर आधारित नए सामाजिक वर्गों का उदय होने लगा। मीन्स आर्थिक और शिक्षित वर्गों का
उद्भव बढ़ने लगा। पारंपरिक बाधाएं धीरे धीरे हटा दी गई। अंग्रेज़ों द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में नई राजस्व प्रणाली रेवेन्यू सिस्टम शुरू की गई, जिसका किसानों पर विपरीत या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसी कालखंड में कृषि का व्यापारीकरण भी हो रहा था। कृषि के व्यापारीकरण का अर्थ है बाजार में बिक्री के लिए वस्तुओं का उत्पादन करना। व्यापारिक कृषि एक प्रकार की खेती है जिसमें फसलों को केवल व्यावसायिक उपयोग के लिए उगाया जाता है, ना कि उदरनिर्वाह या पेट भरने के लिए। उदरनिर्वाहक अर्थव्यवस्था का स्थान लाभ संपोषित बाजार व्यवस्था ने लिया था। परिणाम स्वरूप नगद फसलों को महत्व प्राप्त हुआ और इसका परिणाम खाद्यान्नों के उत्पादन पर पड़ा। बंगाल और उड़ीसा में वर्ष 1865 में पड़ा अकाल इस परिवर्तन का प्रमाण है, यानी सबूत है। 1865 में वर्षा में कमी के साथ भोजन की कमी के कारण पैदावार में गिरावट आई। 1866 में पड़े अकाल से करीबन उड़ीसा में 10 लाख लोग भूखमरी और महामारी से मर चुके थे। 2 वर्षों में पूरे क्षेत्र में कुल 40 से 50 लाख लोग अकाल से मारे गए। इसके बाद अगला मुद्दा देखेंगे, परिवहन और संचार। संपूर्ण भारत में रेल मार्गों एवं सड़कों का निर्माण किया गया तथा डाक और तार सुविधाएं प्रारंभ की गई। इसके कारण देश के कोने कोने तक तथा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों तक और स्रोतों तक सफलतापूर्वक पहुंचना संभव हुआ। वर्ष 1869 में सुएज़ नहर के खुलने के कारण व्यापार में वृद्धि हुई। सुएज़ नहर के कारण लगभग 6000 मील की दूरी की बचत हो गई। इससे अनेक देशों के साथ व्यापार में बड़ी सुविधा हो गई और व्यापार बहुत बढ़ गया। इसके कारण पहले भारत का कच्चा माल इंग्लैंड में पहुंचाने का दुष्कर या डिफ़िकल्ट कार्य अब आसान हुआ था। परिवहन एवं संचार के साधनों में सुधारों के कारण भारतीय कच्चे माल के लिए अधिक बाजार केंद्र उपलब्ध हुए। अगला मुद्दा देखेंगे, राष्ट्रवादी आंदोलन। तो भारत के लोगों के हित के प्रश्नों को उठाने के लिए जन आंदोलन के रूप में कई राष्ट्रवादी आंदोलन चलाए गए। शिक्षित समुदायों में संपर्क हेतु अंग्रेज़ी भाषा का बढ़ता प्रयोग राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार के दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रवादी आंदोलन को गति प्राप्त हुई। भारतीयों में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध निर्माण हुए असंतोष के कारण ब्रिटिशों के विरुद्ध चले जाओ, भारत छोड़ो की घोषणा की गई। 19वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय, महात्मा गांधी का स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व करना आदि बातें घटित हुई। अगला मुद्दा देखेंगे, समाज सुधार आंदोलन। तो 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए अनेक आंदोलन चलाए गए। पुरातन दमनकारी और प्रतिगामी प्रथाएं रीति रिवाज समाप्त करने के लिए संघर्ष जारी था। इनमें से कई समाज सुधारक सामाजिक दृष्टि से कमज़ोर व्यक्तियों को शिक्षा के अवसर प्राप्त कराने के लिए कार्य कर रहे थे। यहाँ कुछ समाज सुधार आंदोलन के नाम दिए गए हैं और उनके संस्थापकों के नाम दिए गए हैं। ये आपके जो है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। अगला मुद्दा देखेंगे, सामाजिक विधि निर्माण। तत्कालीन प्रचलित अन्यायी, अत्याचारी, दृष्ट प्रथाओं एवं शोषण पर पाबंदी अथवा प्रतिबंध लगाने के लिए औपनिवेशिक भारत में समानता, सामाजिक न्याय, समाज कल्याण तथा भारतीय समाज के कमज़ोर वर्गों को कानूनी संरक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न अधिनियम पारित किए गए। इनमें से कुछ मुख्य अधिनियम निम्नानुसार है, जैसे सती प्रतिबंध अधिनियम 1829। ये कानून सती प्रथा की रोकथाम के लिए बनाया गया, जिसमें जीवित विधवाओं को जिंदा जला दिया जाता था। नेक्स्ट, भारतीय दास्ता अधिनियम, द इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843। तो भारतीय दास्ता अधिनियम ने भारत में दास्ता या ग़ुलामी पर प्रतिबंध लगा दिया। दास या ग़ुलाम के रूप में किसी भी व्यक्ति की बिक्री और ख़रीदी को दंडनीय अपराध बना दिया गया। उसके बाद जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम, द कास्ट डिसएबिलिटीज़ रिमूवल एक्ट 1850। उस समय जो लोग हिंदू या मुस्लिम धर्म से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते थे तो उनके लिए कुछ डिसेबिलिटी आ जाती थी।
जैसे कि अगर वो हिंदू होते हैं तो हिंदू से क्रिश्चियन होने के बाद उन्हें सक्सेशन के जो राइट्स थे या उत्तराधिकारी के जो अधिकार हुआ करते थे या जानशीनी के जो हुकूक हुआ करते थे वो उन्हें नहीं मिलते थे। तो उसे ख़त्म करने के लिए उस समय ये कानून लाया गया। इस एक्ट का मेन पर्पज़ यही था कि जो लोग कन्वर्ट हो रहे थे उनको कन्वर्जन के चलते कोई डिसेबिलिटी ना हो और उन्हें इस चीज़ का नुकसान ना हो। नेक्स्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856। ये अधिनियम हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध या वैलिड या उचित जो है बनाता है। उसके बाद स्त्री भ्रूण हत्या प्रतिबंध अधिनियम, द फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट 1870। इस अधिनियम या एक्ट का उद्देश्य कन्या शिशुओं की हत्या को रोकना था। नेक्स्ट, नागरिक या विशेष विवाह अधिनियम, द सिविल स्पेशल मैरिज एक्ट 1872। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था अंतर धार्मिक विवाहों को सुविधाजनक बनाना। भारत में नागरिक विवाह का पहला कानून विशेष विवाह अधिनियम 1872 था, जो स्वतंत्रता पूर्व युग के पहले कानून आयोग की सिफारिश पर ब्रिटिश शासन के दौर में लागू किया गया था। नेक्स्ट, बाल विवाह विरोधी अधिनियम 1929। इस अधिनियम में लड़कियों की विवाह योग्य आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई, जिसे बाद में बदलकर लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दी गई। यह हमारा औपनिवेशकालीन भारत का पाठ ख़त्म होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, स्वतंत्रता पश्चात का भारत या आज़ादी के बाद का भारत। स्वतंत्रता पश्चात काल में अर्थात 1947 के पश्चात नए भारत के निर्माण के लिए उत्तरदायी महत्वपूर्ण कुछ कारकों को हम देखेंगे, जिसमें पहला कारक हम देखेंगे भारतीय संविधान। तो 6 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान के निर्माण के लिए मसविदा या मसौदा समिति की स्थापना की गई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया। भारतीय संविधान उदारता, समता और बंधुत्व के मूल्यों की रक्षा करता है। भारतीय संविधान में सर्वधर्म समभाव अथवा धर्मनिरपेक्षता इस मूल्य को अत्यधिक महत्व है। भारतीय संविधान में समय समय पर कुछ महत्वपूर्ण संशोधन या सुधार किए गए हैं। अगला कारक देखेंगे, सामाजिक विधि निर्माण। विधि मतलब होता है कानून। तो सामाजिक और जन समस्याओं से संबंधित आवश्यक अधिनियम संसद में पारित किए गए। नागरिक और आपराधिक बातों के नियंत्रण के लिए विभिन्न अधिनियम बनाए गए। समय के अनुसार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर इन कानूनों में संशोधन किए गए अथवा पुराने कानून रद्द भी किए गए। यहाँ पर विधिक या कानूनी प्रावधान जो है वर्ष के साथ दिए हुए हैं। इन कानूनों को याद कर ले ताकि एग्जामिनेशन के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपकी बेहतर तैयारी हो सके। अगला पॉइंट देखेंगे, अर्थव्यवस्था। तो भारत के आर्थिक विकास के लिए 1951 से 2017 की कालावधि में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य स्वतंत्र थे। 1991 में वैश्वीकरण का और उस अनुषंग से अर्थव्यवस्था में कुछ परिवर्तनों का प्रारंभ हुआ। वर्ष 2017 से नोटबंदी, वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अंतर्गत लागू की गई समान कर प्रणाली, विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं, सीमा रहित व्यापार, स्वच्छ भारत अभियान, उद्यमिता प्रोत्साहन आदि बातें अर्थव्यवस्था के नियोजन काल में महत्वपूर्ण साबित हुई। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा। तो स्वतंत्रता पश्चात भारत में आंगनवाड़ी, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थाएं आदि का विचार किया जाए तो शिक्षा के सभी स्तरों की शैक्षिक संस्थाओं की संख्या में प्रचंड वृद्धि हुई है तथा इनमें प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। समयानुकूल कुछ विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्राप्त करने की लहर दिखाई देती है और साथ ही साथ शिक्षकों की संख्या भी बढ़ी है। अगला मुद्दा, राज्य व्यवस्था। तो स्वतंत्रता पश्चात के भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का स्वीकार किया गया है। भारत लोकप्रिय लोकतांत्रिक देश है
यहाँ सरकार का कामकाज चलाने के लिए कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका के रूप में 3 मुख्य स्तंभ है। सरकार का कामकाज चलाने के लिए भारत ने लोकतांत्रिक प्रणाली पर आधारित सत्ता के विकेंद्रीकरण का सिद्धांत अपनाया है। भारतीय लोकतंत्र में भूतपूर्व रियासतों के नवाबों, शासकों के अधिकारों को मान्यता नहीं है। कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समान माना गया है। भारत ने मुक्त और न्याय चुनाव प्रक्रिया का स्वीकार किया है। 18 वर्ष आयु के प्रत्येक भारतीय नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया। भारत में बहुदल प्रणाली प्रचलित है, लेकिन कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से भी अपक्ष चुनाव लड़ सकता है। केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के लक्ष्य, नीतियाँ और राजनीतिक हेतु स्वतंत्र होते हैं। उनकी अपनी अपनी विचारधारा अथवा भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं। यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 1 भारतीय समाज का परिचय, इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इस तरह की बेनिफिशियल और फ़ायदेमंद वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।